हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत करी थी। पिछले लेक्चर में हमने आपके चैप्टर में शुरुआत में ही दी गई एक पेंटिंग को समझा था और साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन भी देखा था इस चैप्टर का। अब आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के तरफ। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में फ्रांस और यूरोप में। हमारे आज के लेक्चर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन को। आप सभी को याद होगा क्लास 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर हम उसी को एक समरी की तरह पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। मतलब कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसमें हमें सबसे पहली बार एक क्लियर एक्सप्रेशन दिखा नेशनलिज्म का। अब सबसे पहले यहाँ पर नेशनलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद हम उस फीलिंग को कहते हैं या उस सोच को कहते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम हमारे देश के प्रति लॉयल रहेंगे। जब हम अपने देश के प्रति प्रेम जताते हैं, जब हम अपने देश को रिस्पेक्ट देते हैं, जब हमें प्राउड फील होता है कि हम इस नेशन का हिस्सा है, जब हम ये सोचते हैं कि हम सब मिलकर एक नेशन को बनाते हैं, एक देश को क्रिएट करते हैं और हम सब एक हैं, तो उसी फीलिंग को, उसी सोच को हम नेशनलिज्म कहते हैं। और ये जो नेशनलिज्म है, इसका जो सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन था वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही दिखा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नेशनलिज्म की बात नहीं होती थी या लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उतनी नहीं थी, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में कई सारी टेरिटरीज थे, कई सारे नेशंस थे जिनमें लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना रही थी, लेकिन कभी भी इतना ओपनली और स्ट्रांगली नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश नहीं करी गई थी। ये सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही देखा गया था सबसे पहली बार। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि नेशनलिज्म को जो सबसे पहला एक्सप्रेशन मिला था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही मिला था, बहुत ही क्लियरली और स्ट्रांगली। अब बात करते हैं 1789 के पहले की। तो 1789 की अगर पहले की बात करें तो तब फ्रांस क्या था? तब फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर था। मतलब कि तब फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क के रूल के अंडर था। फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं मॉडर्न स्टेट, मतलब जहां पर फ्रांस की एक क्लियर बाउंड्री थी। ठीक है, एक क्लियर टेरिटरी थी फ्रांस की जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड पावर थी। किसके हाथ में? मोनार्क के हाथ में। और जहां पर लोग जो थे वो सब्जेक्ट्स के तरह थे। तो एक ऐसी टेरिटरी जिसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज है, जहां पे पावर सेंट्रलाइज्ड है, जो कि किसी एम्पायर के अंडर नहीं आती है बल्कि इंडिपेंडेंट है, उसी को हम फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट कहते हैं। तो 1789 से पहले फ्रांस भी एक ऐसी ही स्टेट थी जहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर थी। लेकिन फिर 1789 में आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके वजह से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रांस में और सोवरेनिटी को, मतलब कि पावर को, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया मोनार्की से टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद जो एब्सोल्यूट पावर मोनार्क एंजॉय करता था, जो एब्सोल्यूट पावर किंग के पास होती थी, राजा के पास होती थी, उस पावर को लिमिटेड कर दिया गया और ट्रांसफर कर दिया गया टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। जो एक इलेक्टेड बॉडी थी फ्रेंच सिटीजन्स की, उनके हाथ में सोवरेनिटी, पावर, अथॉरिटी डिसीजंस लेने की दे दी गई। और इसी तरीके से फ्रांस जो था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल जाता है और फिर ग्रेजुअली एक
रिपब्लिक में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ये एक बार समझ लेते हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से जो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें 1789 से पहले की, तो 1774 में फ्रांस में थी एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब कि राजा का राज था, इनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, ठीक है। और यहाँ पे लोग क्या थे, सब्जेक्ट्स के तरह थे। लेकिन उसके बाद फिर 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से पॉलिटिकल चेंजेस आए फ्रांस में। और फिर 1791 में फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब फ्रांस को मिला एक कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ एक राजा भी। लेकिन यहाँ पे जो मोनार्क थे, राजा थे, इनकी पावर्स लिमिट कर दी गई और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ये पावर दे दी गई लोगों के हाथ में। इसीलिए इसको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फिर फाइनली 1792 और 1793 के बीच में फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है और मोनार्की को कंप्लीटली अबॉलिश कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये बात हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस टाइमलाइन की। अब यहाँ पर ये जो 1789 से लेकर 1792 से 1793 का पीरियड था, इस पूरे पीरियड में फ्रांस में कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे नए नए मेजर्स लिए जाते हैं। ये चेंजेस कौन लाते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, वो सभी लोग जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। और ये चेंजेस क्यों लाए जाते हैं, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए फ्रांस में लोगों के बीच में। तो इस पूरे पीरियड में फ्रांस में कई सारे चेंजेस होते हैं, सिस्टम को बदला जाता है ताकि फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया जाए और स्प्रेड किया जाए फ्रांस में, ताकि फ्रांस सक्सेसफुली एक रिपब्लिक बन सके। तो समझ लेते हैं इसी के साथ दैट हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड नेशनलिज्म। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की मदद से नेशनलिज्म फैला यूरोप में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा है नेशनलिज्म में। क्या ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कैसे स्प्रेड किया नेशनलिज्म को फ्रांस में या फिर यूरोप में। ये सभी क्वेश्चन सेम है और इनके आंसर भी सेम ही होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि कैसे इस पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया फ्रांस में और फिर फर्दर यूरोप में। तो सबसे पहला जो मेजर लिया गया फ्रांस में वो क्या था, वो था आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटवायन का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द फादरलैंड एंड द सिटीजन। तो ये दो ऐसे आइडियाज थे जो कि फ्रांस में लाए गए बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ताकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा सके। इन आइडियाज का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला आइडिया है ला पैट्री का, जिसको हम कहते हैं दी फादरलैंड। जैसे कि हमारे देश में हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, ये हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड है। उसी तरीके से फ्रांस में बोला जाता है पितृभूमि, मतलब कि द फादरलैंड। वहां पे ये लोगों को बोला गया, लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाने की कोशिश करी गई इस आइडिया के थ्रू कि ये पूरी टेरिटरी आपकी है, आपके फादर्स की है, फोर फादर्स की है, आपके एंसेस्टर्स की है, वो सभी यहीं के हैं, ये उन्हीं का और आपका नेटिव लैंड है। और इसीलिए आपकी एक जिम्मेदारी है इस लैंड के प्रति, आपको इस लैंड को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इस नेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फोर फादर्स की है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए। तो इस आइडिया के थ्रू लोगों के अंदर एक सेंसिटिविटी लाने की कोशिश करी गई अपने देश के प्रति, टेरिटरी के प्रति, ताकि लोग कनेक्टेड फील कर सके अपने लैंड के प्रति, ये सोचकर कि ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारा फादर लैंड है। उसके बाद दूसरा आइडिया है ले सिटवायन का, मतलब कि दी सिटीजन का। इसका मतलब क्या है, इस आइडिया के थ्रू लोगों के अंदर ये फीलिंग लाने की कोशिश करी गई कि अब आप प्रजा नहीं है, अब आप सब्जेक्ट्स नहीं हैं जैसे मोनार्की में थे कि जो राजा बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा। नहीं, अब आप सिटीजन्स हैं, आप नागरिक हैं
और एक नागरिक होने के नाते आपके पास कई सारे अधिकार है, आपके पास इक्वल राइट्स है, इक्वालिटी है, पावर है, सॉवरेनिटी है। इसीलिए आपको अब अपने देश के प्रति जिम्मेदारी उठानी चाहिए, आपको वोट करना चाहिए, आपको पावरफुल फील करना चाहिए, क्योंकि अब आप क्या हैं? अब आप सिटीजन है, नागरिक है, प्रजा नहीं। अब पावर राजा के पास नहीं, लोगों के पास है, आपके पास है। तो इन आइडियाज के थ्रू नेशनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करी गई लोगों के बीच में। तो ये था सबसे पहला मेजर। इसके बाद दूसरा मेजर क्या था? फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। दूसरा मेजर ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने फ्रेंच भाषा को कॉमन लैंग्वेज बना दिया फ्रांस का। अब पहले फ्रांस में क्या होता था, कई सारे रीजन्स थे और हर एक रीजन में अलग अलग फ्रेंच के डायलेक्ट्स बोले जाते थे। जैसे कि हमारे देश में हिंदी है, अब हिंदी को कई तरीकों से बोला जाता है, कई सारी बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। उसी तरीके से फ्रांस में भी था। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फ्रेंच नहीं बोली जाएगी। जो फ्रेंच पेरिस में बोली जाती है हर एक रीजन में, वही फ्रेंच अब लोग बोलेंगे। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि लोगों को ये फील हो कि हम सब एक हैं, हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू कॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट किया गया लोगों के बीच में, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि हम एक हैं, हमारे बीच में बहुत ज्यादा अपनापन है। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। इसीलिए फ्रेंच भाषा को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। थर्ड मेजर क्या था? न्यू हाइम्स कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड। मतलब कि यहाँ पर देशभक्ति के गाने बनाए गए। अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया? उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपोज करे, उन्होंने कस्में ली, ये बोला कि हम हमारे नेशन के लिए ये करेंगे, आजादी लेकर आएंगे, इक्वालिटी लेकर आएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट ओथ्स ली गई, डिफरेंट सॉन्ग्स को कंपोज किया गया। और जो भी लोगों ने सैक्रिफाइस करी थी अपनी लाइफ देश के लिए, लोगों की जान के लिए, लिबर्टी के लिए, डिफरेंट आइडियाज के लिए, उन सभी लोगों को भी याद किया गया। और ये सब क्यों किया गया? ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग सके, लोगों को ये फील हो सके कि ये हमारा देश है, इन सभी लोगों ने हमारे लिए सैक्रिफाइस करी है अपनी लाइफ। वो जब गाने सुने देशभक्ति के तो उनको इमोशंस फील हो अपने देश के प्रति। तो इसीलिए यहाँ पे सॉन्ग्स को कंपोज किया गया, ओथ्स ली गई और फिर पुराने सैक्रिफाइसेस को याद किया गया। इसके बाद अगला मेजर क्या था? न्यू फ्रेंच फ्लैग। पहले क्या था फ्रांस में? मोनार्की, करेक्ट। तो मोनार्की में एक अलग फ्लैग होता था, रॉयल फ्लैग हुआ करता था, जो कि रिप्रेजेंट करता था मोनार्क को। लेकिन यहाँ पर अब क्या किया गया? एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 कलर्स थे। पहला कलर था ब्लू, जो कि रिप्रेजेंट करता था लिबर्टी को। दूसरा कलर था व्हाइट, जो रिप्रेजेंट करता था इक्वालिटी को। और तीसरा कलर था रेड, जो कि रिप्रेजेंट करता था फ्रेटर्निटी को। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो भी मेजर आइडियाज थे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्लैग के थ्रू। और साथ ही साथ लोगों के अंदर भी ये फीलिंग लाने की कोशिश करी गई कि हम सबका एक फ्लैग है और ये फ्लैग हमारे आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि लोग प्राइड फील करें जब वो अपने फ्लैग को देखें। तो इस तरीके से न्यू फ्रेंच फ्लैग के थ्रू भी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करी गई। उसके बाद अगला मेजर क्या था? एस्टेट्स जनरल रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। आप सभी को याद होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि यही वो मूवमेंट था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जब एस्टेट जनरल को रिप्लेस किया गया था नेशनल असेंबली के साथ। एस्टेट जनरल क्या था? एस्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी राजा के लिए, जो कि राजा को एडवाइस देती थी, लेकिन एंड में डिसीजन राजा ही लेता था। और ये जो एस्टेट जनरल थे, इनमें 3 सोशल क्लासेस थी। पहली क्लास मतलब पहली एस्टेट किसकी थी? क्लर्जीज की। सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी की और थर्ड एस्टेट थी कॉमनर्स की, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच लोग थे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ था? जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, मतलब जो कॉमनर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया था, वो थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया और रिप्लेस करा एस्टेट जनरल को और नेशनल असेंबली को बनाया और अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम हैं नेशनल असेंबली। और ये जो असेंबली थी ये किसकी बनी थी? ये बनी थी एक्टिव सिटीजन्स की, मतलब वो सिटीजन्स जो टैक्स भरते थे, जो कि मेल थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी।
तो इस तरीके से भी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देके, पावर देके, कॉमनर्स के हाथ में पावर देके, नेशनल असेंबली को क्रिएट करके नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया। अगला मेजर क्या था? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज अबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं। जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उस पे कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं। ड्यूज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं। ठीक है, तो पहले फ्रांस में क्या होता था? अलग अलग रीजन्स थे। तो अगर मान लीजिए नॉर्दर्न फ्रांस से सदर्न फ्रांस में हम कोई गुड्स भेज रहे थे तो उस पे कस्टम ड्यूटीज लगती थी, टैक्सेस लगते थे। तो इससे ट्रेड पर बहुत इफेक्ट पड़ता था, बिजनेसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता था, और इसकी वजह से क्या होता था? रीजन्स भी बट जाते थे, वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी की तरह मानने लग जाते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को और ड्यूज को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। ये बोल दिया गया कि आप इस देश का एक हिस्सा हैं, ठीक है। अब फ्रांस के अंदर कहीं पर भी गुड्स को भेजने पर कस्टम ड्यूटीज या ड्यूज नहीं लगाए जाएंगे। और इससे क्या हुआ? लोग एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए, कनेक्टेड हो गए। और साथ ही साथ जब हमने एक ही रूल बना दिया सबके लिए तो लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब तक जो लोग अपने आप को सेपरेट एंटिटीज के तरह, रीजन्स के तरह मान रहे थे कस्टम ड्यूटीज लगाकर या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे, डायलेक्ट्स के बेसिस पे, उसको बदला गया। अब इसके बाद अगला मेजर क्या था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इसका मतलब क्या है? पहले फ्रांस में क्या था? अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेट्स और मेजर्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह में 1 kg का मतलब होता था 1000 ग्राम्स, दूसरी जगह में 1 kg का मतलब होता था 500 ग्राम्स, तीसरी जगह में 1 kg का मतलब होता था 800 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो वेट था ये डिफरेंट था। इससे भी ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ता था, बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ता था, लोगों के लॉस हो जाते थे, बायर्स को भी लॉस होता था, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाती थी क्योंकि एक जगह कुछ है, दूसरी जगह कुछ है। तो इस सब को खत्म करने के लिए अब यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स और मेजर्स का, और यहीं से शुरुआत हुई मेट्रिक सिस्टम की। मेट्रिक सिस्टम क्या है? मेट्रिक सिस्टम है मेजरमेंट का एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम, जहां पर हम वॉल्यूम, हाइट, वेट को एक फिक्स्ड यूनिट से ही मेजर करते हैं। तो यहीं से डेवलपमेंट हुआ मेट्रिक सिस्टम का भी, और यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया वेट्स एंड मेजर्स का। और इसके थ्रू भी नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया क्योंकि लोग अब अलग अलग नहीं थे, सबके लिए कॉमन रूल्स थे। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी मेजर क्या था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो पहले क्या था? पहले हर एक रीजन में अलग डायलेक्ट बोले जाते थे, हर एक रीजन में अलग ड्यूटीज थी, अलग रूल्स थे, अलग लॉज थे। इसी तरीके से हर एक रीजन का अलग प्रशासन था, अलग एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था। तो उसको भी खत्म किया गया। कैसे? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू। ये बोला गया कि सभी रीजन्स के लिए अब कॉमन यूनिफॉर्म रूल्स होंगे, यूनिफॉर्म लॉज होंगे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रशासन होगा। हर एक रीजन अलग अलग रूल लॉ नहीं बनाएगा अपने रीजन के मुताबिक, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब हम सब कुछ यूनिफॉर्म या सेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो उससे लोग अपने आप को सेपरेट एंटिटीज की तरह नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हम सब इसी एक देश का या इसी एक टेरिटरी का हिस्सा हैं। हम सभी के लिए कॉमन रूल्स हैं, कॉमन लॉस हैं। तो इसी के थ्रू नेशनलिज्म को यहाँ पे स्प्रेड किया गया। तो यहाँ हमने टोटल 8 ऐसे मेजर्स पढ़े हैं जिनकी मदद से नेशनलिज्म को फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया? स्प्रेड किया, बढ़ाया, इसको बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये तो बात हो गई फ्रांस की, कि फ्रांस के अंदर हमने ये सभी स्टेप्स लिए, आइडियाज हम लेकर आए और नेशनलिज्म को हमने स्प्रेड किया। यूरोप में कैसे ये आइडिया पहुंचा? यूरोप में कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक रोल प्ले किया? तो चलिए अब इसका जवाब भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि जब रेवोल्यूशनरीज ने हासिल कर लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को फ्रांस में, जब उन्होंने देख लिया था कि फ्रांस तो अब आज़ाद हो चुका है, हमें रेवोल्यूशन मिल गया है, हम कई सारे चेंजेस फ्रांस में ले आए हैं, फ्रांस अब रिपब्लिक भी बन रहा है, तो उसके बाद रेवोल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये सोच दिया कि अब ये हमारा मिशन है, हमारी डेस्टिनी है, फ्रेंच नेशन की ये डेस्टिनी है कि अब हम लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे यूरोप के सभी लोगों को डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है जो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के हाथ में जब सारी की सारी एब्सोल्यूट पावर आ जाती है। तो यहाँ पर अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये बोला
कि ये हमारा मिशन है, हमारी डेस्टिनी है, हमारे नेशन की डेस्टिनी है कि हम अब डेस्पोटिज्म से लोगों को आजाद कराएंगे यूरोप के, कैसे नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करके। तो एक तरफ यहाँ पर अब रेवोल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर कर दिया था, दूसरी तरफ क्या हुआ था, दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके जो स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इन लोगों ने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जैकोबिन क्लब्स को फॉर्म करना शुरू कर दिया था। तो एक तरफ वहां पे उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया था और दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके लोग खुद से पॉलिटिकल ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे थे। आप सभी को याद होगा क्लास 9th में आपने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा है। ये पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और सरकार भी बनाई थी आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने खुद से इन क्लब्स को फॉर्म करना शुरू कर दिया था। किस लिए? डेस्पोटिज्म से आजादी पाने के लिए, मतलब मोनार्की से आजादी पाने के लिए। अब ये जो क्लब्स थे, इनकी जो एक्टिविटीज थी, इनके जो कैंपेन्स थे, उनकी मदद से फ्रेंच आर्मीज को ये एक रास्ता मिल गया कि वो एंटर कर सके यूरोप के अलग अलग हिस्सों में और अपने मिशन को वो सक्सेसफुल कर पाए। तो इन सभी लोगों की मदद से, इन सभी लोगों की कैंपेनिंग की मदद से फ्रेंच आर्मीज के लिए अब रास्ता बन गया था कि वो एंटर कर सके हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली के कई सारे हिस्सों में 1790s में। अब यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज ने क्या किया? फ्रेंच आर्मीज ने नेशनलिज्म के आइडिया को आगे अब्रॉड पहुंचाया। कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स के जरिए। तो यहाँ पे जब फ्रेंच आर्मीज एंटर कर रही थी इन सभी जगहों पर, तो वो वॉर करती थी, लड़ती थी वहां के मोनार्क से, राजाओं से, और जीतने के बाद नेशनलिज्म के आइडिया को वो स्प्रेड करती थी उन सभी नेशंस में या उन सभी टेरिटरीज में। तो इसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंस्पिरेशन की मदद से और साथ ही साथ फ्रेंच आर्मीज की मदद से जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसे स्प्रेड किया गया यूरोप में भी। तो इसी के साथ नेशनलिज्म को हमने फ्रांस में भी स्प्रेड किया और यूरोप में भी स्प्रेड किया। तो बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।